नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके और जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछे गए थे। याद रखना, जो रेलवे का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके सभी जीके के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आगे आने वाली जो कांस्टेबल के एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं, सुचित्रा कृपलानी या सरोजिनी नायडू। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है वैसा ही मैंने आपको यहाँ छापा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसने सेकंड नंबर में ऑप्शन रख दिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी में ही हो। ठीक है, तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर था एनी बेसेंट। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, स्थापना कौन करते हैं? सर ए.ओ. ह्यूम करते हैं। कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। चलिए, अब देखिए दोस्तों, इस बार पिछले बार क्वेश्चन कौन सा पूछा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लेकिन आपको सिर्फ उतना ही याद नहीं करना है, उसको रिलेट करते हुए पढ़ना है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने बता दिया 1885 में इसकी स्थापना होती है, सर ए.यू. ह्यूम करते हैं। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जॉर्ज यूल थे। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ये 5 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। और सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। दोस्तों, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको पीडीएफ लगेगी तो कमेंट करके बता देना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 2 पूछा गया था, असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? धान उत्पादन के लिए, बांस उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए या चाय उत्पादन के लिए? तो असम में जो बराक घाटी है दोस्तों याद रखना, ये चाय उत्पादन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। ठीक है, क्या है? असम में जो बराक घाटी है ये चाय उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो असम है ना, असम की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताना जरा। असम जो है उसके दक्षिण में, ठीक है, साउथ में क्या है? एक बराक नदी प्रवाहित होती है, बराक नदी घाटी है। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? इसी के नाम पर इसका नाम बराक नदी घाटी पड़ा है। किसके नाम पर? बराक नदी के नाम पर। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस बराक नदी घाटी का प्रमुख नगर कौन सा है? तो याद रखना सिलचर। सिलचर और किस चीज़ के लिए फेमस है? यदि आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना। ठीक है, सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है और ये क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। अभी 2019 में रेलवे कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो कम से कम इतना रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सिस्टमेटिक तरीके से कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस चीज़ को आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। क्या था? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। अब देखिए दोस्तों, ये प्रथम से जो क्वेश्चन है महिला के संबंध में सारे ओलंपिक के आपको याद होना चाहिए और एक ही जगह में आपको पढ़ना है, ताकि एग्जाम में आके आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मेरी लीला राव थी। देखिए, मेडल जीतने वाली कौन थी प्रथम भारतीय महिला? तो मैंने बता दिया कर्णम मल्लेश्वरी थी। लेकिन भाग लेने वाली, चाहे पदक जीती हो या नहीं जीती हो, लेकिन भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मेरी लीला राव। ठीक है, अच्छा, ओलंपिक में सर्वप्रथम जो रजत पदक जीता है किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। ओलंपिक में सबसे पहले कांस्य पदक किसने जीता भारतीय महिला में? साइना नेहवाल ने जीता। ओलंपिक में कुश्ती में सबसे पहले कांस्य पदक किसने जीता? साक्षी मलिक ने जीता। मुक्केबाजी में कांस्य पदक सबसे पहले किसने जीता? मेरी कॉम ने जीता। और जिम्नास्ट में सिर्फ क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दीपा कर्माकर का नाम याद रखना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए? पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन होगा, वो क्या करेगा? हर शिफ्ट में इनमें से एक एक क्वेश्चन बना के दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था,
क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भाई साहब राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, वो इनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के संबंध में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 60 में इनकी शपथ का वर्णन है, ये सवाल भी पूछा गया था। अनुच्छेद 60 में इनकी शपथ का वर्णन है। सवाल आया था कि राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत आसान है कि कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये बच्चे को पता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल में ना, जब हम देखिए, ज़्यादा स्टडी करोगे तो कन्फ्यूजन होगा, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, डीप स्टडी मोर कन्फ्यूजन, कहावत भी है। ठीक है। तो बहुत सारी जगह में 6 वर्ष हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है और ये लल्लू टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। अच्छा, त्यागपत्र किसको देता है राष्ट्रपति? याद रखना, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री किसी को नहीं देता, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, याद रखना। ठीक है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ये शपथ और त्यागपत्र, इस्तीफा बहुत अच्छे से याद रखना। 100% जो सरल क्वेश्चन है इन्हीं से बनते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आपको पता है दोस्तों, पृथ्वी है। पृथ्वी एक ग्रह है, इसका एक उपग्रह है, इसका नाम क्या है? चंद्रमा है, हमारा चंदा मामा है। ठीक है। इसी प्रकार से वो बोल रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अब सौरमंडल का मुख्य कौन है? सौरमंडल का मुख्य है हमारा सूर्य। सूर्य देवता हमारे सन जो है, ये क्या है? सौरमंडल के मुखिया हैं। ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा भाई साहब? जिसमें पृथ्वी भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, शनि भी है, अरुण भी है, वरुण भी है, प्लूटो भी है, सब कुछ है, धूमकेतु है, उल्कापिंड है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो बताइए, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? गैनीमीड है। अब सौरमंडल के जितने भी फैक्ट हैं आपको पूरे याद रखना है, धीरे धीरे हम उसको कवर करेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। सांझ का तारा हो, चाहे भोर का तारा हो, चाहे चमकीला ग्रह हो, चाहे गर्म ग्रह हो, चाहे पृथ्वी के निकट ग्रह हो, इसका एक ही उत्तर होगा, शुक्र ग्रह। ठीक है, याद रहेगा। सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, पृथ्वी के निकट ग्रह, ये सब क्या है? शुक्र महाराज हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत ने 1975 का पुरुष हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? भैया बताइए, किसकी कप्तानी में जीता था? मतलब 1975 में जब हॉकी विश्व कप जीता था भारत, अभी तक एक ही बार जीता है, याद रखना, हॉकी विश्व कप। ठीक है। और वो किसकी कप्तानी में जीता था? ठीक है। कपिल देव मत बोल देना, कपिल देव भैया वो अलग चीज़ है, क्रिकेट से संबंधित है, यहाँ हॉकी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना। तो हॉकी विश्व कप जो है दोस्तों 1975 में भारत ने किसकी कप्तानी में जीता था? इसका सही उत्तर था दोस्तों कौन सा? इसका सही उत्तर था अजीत पाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अजीत पाल सिंह की कप्तानी में भारत ने 1975 में विश्व कप जीता था हॉकी का, और याद रखना अभी तक सिर्फ एक ही बार जीता है। ठीक है। ये बहुत ही बेकार बात कहूँगा मैं अपने देश के लिए। ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब से हुई थी? 1971 से हुई थी। पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब से हुई थी? 1971 से हुई थी। अच्छा, इसके प्रथम विजेता कौन थे? सबसे पहले कौन जीता? तो पाकिस्तान जीता था। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बार अब तक कौन जीता है? तो पाकिस्तान जीता है। कितने बार जीता है? उन्होंने कहा सर 4 बार जीता है। अच्छा, अभी तक विश्व कप जो हॉकी के हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है? बलबीर सिंह ने किया है भारत के। भले ही भारत एक बार जीता हो वर्ल्ड कप, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल बलबीर सिंह के नाम ही है भारत के, याद रखना। और पाकिस्तान 4 बार जीता है। सबसे पहले भी पाकिस्तान जीता था, और शुरुआत कब से हुई थी? 1971 से हुई थी। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि राज्यों में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, खासकर केरल और तमिलनाडु में भी आपको कंफ्यूजन होता होगा। ओणम दोस्तों किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम याद रखना ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। क्या है? ओणम जो है केरल का है। अच्छा, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, तो याद रखना पोंगल, पोंगल लिखता हूँ मैं, पोंगल, पोंगल में क्या आता है? ला आता है, तमिलनाडु में भी ला आता है। ठीक है, बस इससे याद रख लो कि पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम जो है दोस्तों केरल का है। ठीक है, इससे थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक बनाना चाहिए, ज़्यादा ट्रिक में काम नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, उसके लिए हमको क्या करना है, थोड़ी सी समझदारी से ट्रिक बना के अपने खुद की बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं कि कहीं से कोई ट्रिक गाना आना से बात नहीं, याद नहीं करना अपन को, है ना। चलिए अब देखिए, ओणम जो है दोस्तों, मैं आपको देखिए ये 3 और 3 6, ये 6 आपको बता रहा हूँ भैया त्यौहार। ये 6 त्यौहार रट्टा मार लेना, चाहे आपको इसके लिए रात भर जगना पड़े। ठीक है, तो ओणम केरल का,
पोंगल तमिलनाडु का, नुआखाई उड़ीसा का, हॉर्नबिल नागालैंड का, बथुकम्मा तेलंगाना का और फूलदेई उत्तराखंड का। ये 6 तो रट्टा ही मार लेना, ये 6 भयंकर पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है कि 6 एक ही दिन में अलग अलग शिफ्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यदि 6 शिफ्ट में क्वेश्चन हुए ना तो 6 शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है। याद रखना, ओणम, पोंगल, नुआखाई, हॉर्नबिल, बथुकम्मा और फूलदेई। तो ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, नुआखाई उड़ीसा, हॉर्नबिल नागालैंड, बथुकम्मा तेलंगाना, फूलदेई उत्तराखंड। अच्छा, आपको पता होगा, आपने कभी पढ़ा होगा, तो त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? कमेंट करके बता दो भैया। अगला सवाल, हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? हीटर आपने सुना होगा दोस्तों, अभी सर्दी खत्म हुई है, सर्दी में लगती है हमको क्या, ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं, जलाते हैं हीटर। तो हीटर का जो मूल तत्व होता है वो बना होता है किस तत्व का? वो बना होता है भाई साहब नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। अरे वही लाल लाल जो दिखता है, गर्म होता है, जिससे हमको गर्मी मिलती है, वही होता है क्या, नाइक्रोम। उसी से बनता है क्या, ये हीटर का मूल तत्व है। याद रखना, नाइक्रोम का बना होता है। अच्छा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बनता है भैया? तो याद रखना भैया, टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है विद्युत बल्ब का? टंगस्टन का। हीटर का किसका बनता है? नाइक्रोम का। ये दोनों चीज याद रखना, अलग अलग है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? वैसे तो कहने के लिए दोस्तों ये सिर्फ सवाल है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने आप में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन यदि दोस्तों याद रखना, अगर वहां के विधायक अपनी औकात में आ जाए तो मुख्यमंत्री कोई काम का नहीं रहता। याद रखना दोस्तों, सारे विधायक एकता कर ले तो मुख्यमंत्री कोई काम का नहीं रहता। तो याद रखना, एक राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। चाहे तो पूरे विधायक क्या कर सकते हैं, विधायक जो है सीएम की कुर्सी पलट सकते हैं। तो याद रखना, एक राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह हैं, ठीक है। यदि विधानसभा भंग हो गई तो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा का पुराना नाम आपको पता होगा दोस्तों, बर्मा का नाम क्या है? म्यांमार है, ठीक है। याद रखना पहली चीज तो, ठीक है। अच्छा, म्यांमार है। अच्छा, म्यांमार की मुद्रा या बर्मा की मुद्रा पूछे तो क्या है, क्यात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। लेकिन इतने में आपको रुकना नहीं है, अब आपको क्या करना, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो इसमें जो स्पेशल टाइप की जो मुद्राएं हैं उनको याद करना है, ठीक है। जैसे मान चलो पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी रुपये चलती है, ठीक है। नेपाल है तो नेपाली रुपये चलती है। लेकिन जो बर्मा म्यांमार में क्यात है, चीन की जो मुद्रा का नाम है दोस्तों रेमिनबी है। क्या है? रेमिनबी है। और पुराना नाम इसका युआन था, अभी हाल ही में रेमिनबी हो गया है, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, ये तो आपको पता ही होगा। भूटान की मुद्रा का नाम गुलट्रम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के दिखते हैं। जहां रुपया टाइप की चीज है वो नहीं पूछता, जहां थोड़ा डिफरेंट है वो एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश की आपको कम से कम याद होना चाहिए, भले ही आपको विश्व की ज्यादा याद ना हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है भैया बताइए? आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है भैया? सफेद और काला क्यों नहीं दिखाई देता, बताओ, ठीक है। तो आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है, इसका सही उत्तर था प्रकाश का परिकिरण के कारण। प्रकाश का परिकिरण मतलब क्या होता है? परिकिरण का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों बिखरना। क्या होता है? बिखरना। बिखरना मतलब क्या होता है? टकरा के वापिस होना, ठीक है। होता क्या है? प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बेजानी हैप्पी नाला, ठीक है। बेजानी हैप्पी नाला, ठीक है। तरंग दैर्घ्य कम ज्यादा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रस का परिकिरण होगा, कौन सा रंग जो है रिफ्लेक्ट होकर वापिस आएगा। तो क्या होता है दोस्तों, आकाश में जब प्रकाश का परिकिरण होता है ना, तो हमारी आंखों तक सिर्फ नीला रंग मतलब ब्लू रंग जो होता है वो पहुंचता है। इसलिए हमको क्या होता है, आकाश हो चाहे समुद्र हो, उसका पानी भी नीला दिखता है और आकाश का रंग भी क्या दिखता है? नीला दिखता है, ठीक है। सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी भैया बता दो? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी भैया किसने? मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी भैया? मेगास्थनीज ने लिखी थी। क्यों लिखी थी भैया? लिखने का शौक था उसको इसलिए लिख दी, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक, इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, पहली चीज याद रखना, ठीक है। मेगास्थनीज मेगास्थनीज मेगास्थनीज, ठीक है, याद रखना, रट्टा मार लेना, ठीक है। अच्छा, अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखा था भैया? अकबरनामा लिखा था। क्या लिखा था भैया? अकबरनामा लिखा था। अच्छा, ये फाहियान लिखा है ऑप्शन में, ये फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था भैया? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। दोस्तों अगर मैं लिखता हूँ आपको समझ में भी नहीं आता होगा ना, तो ये चीज आप दिमाग में मत लेना, ठीक है। मैं बोलता बहुत क्लियर हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सुनना है और बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपको मैं इसकी क्या दे दूंगा? पीडीएफ दे दूंगा। फाहियान दोस्तों याद रखना चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने ये इंडिका लिखी है। अबुल फजल ने दोस्तों अकबरनामा और आईने अकबरी 2 किताबें लिखी थी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ कभी धोखा से कि बताइए भैया भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान नहीं था भैया, याद रखना, हेनसांग था। कौन था भाई साहब? पहला चीनी यात्री भारत आने वाला हेनसांग था। और हाँ से
शेनसांग और किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, भारत की संविधान की संसदीय प्रणाली को खालिस्तान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। संसदीय प्रणाली मतलब संसद, संसद में कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति होता है ना, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, तीन चीज होती है ना, उच्च सदन निम्न सदन। ये सारी चीजें आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना को लेना, है ना। तो देखिए दोस्तों, भारत की संविधान की जो संसदीय प्रणाली है ना, ये हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ आपको मैं, जो पूछा जाता है बार बार, संविधान संशोधन का जो प्रावधान दक्षिण अमेरिका से लिया है, दक्षिण अमेरिका नहीं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहां से डिविलियर्स हैं, 360 डिग्री के खिलाड़ी हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में वो अमेरिका से है। आपातकालीन के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन होता है ये जर्मनी से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं और नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिए हैं। कम से कम इतने तो रट्टा मार लो यार, ठीक है, कांस्टेबल के हिसाब से, है ना। एसआई के हिसाब से थोड़ा डीपली स्टडी जाना पड़ेगा और अंदर घुसना पड़ेगा, लेकिन कांस्टेबल में इतने में काम अपना हो जाएगा। अगला सवाल, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो खजुराहो भारत के दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, जो चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। किसने करवाया था, चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था भाई साहब, पूछ रहे धोखा से तो सन्वी पूछ लेता है, 950 से 1150, 950 से 1150 ईस्वी, 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। ठीक है, अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखना चंद्रवर्मन थे। कौन थे भाई साहब, चंद्रवर्मन थे। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। और ये यहाँ पर फेमस क्या है, मंदिर है। ठीक है, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर पहले 85 थे, लेकिन अब वर्तमान में 25 बचे हैं, ऐसा कहा जाता है, विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है, तो ताजमहल भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, किस राज्य में स्थित है ये, किस राज्य में स्थित है ताजमहल, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस शहर में स्थित है भाई साहब, तो आगरा में स्थित है। ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका वास्तुकार कौन था, तो अहमद लाहौरी था, उस्ताद अहमद लाहौरी था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। अच्छा, किसने बनवाया था भाई साहब, इसने किसने बनवाया था, ये तो आपको पता होगा, शाहजहां ने बनवाया था। इसके लिए बनाया था, मुमताज के लिए बनवाया था, मुमताज के लिए, यही मुमताज, ये ताज से ही ताजमहल बना है, याद रखना, मुमताज महल। ठीक है, तो याद रखना मुमताज महल। ठीक है, मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने बनवाया था। और किसने बनाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, तो आपको एक ऑप्शन तो समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मतलब, और बी नंबर ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पीवी नरसिम्हा राव भी दोस्तों याद रखना, ये भी मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई भी मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर दोस्तों याद रखना, ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री से संबंधित इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन और दिखाता हूँ। पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य नहीं रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। जब पद ग्रहण कर रहे थे ना, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ये न तो लोकसभा के थे ना राज्यसभा के थे, फिर भी इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था, ये पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है भैया, उस समय इनकी वजनदारी थी। ठीक है, वजनदारी रहना चाहिए तभी सब काम होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए नाम देखिए, विश्वनाथ मतलब विश्वास इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन इनको हटाया किससे गया, अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, नाम से कुछ नहीं होता दोस्तों, काम से पहचान होती है, याद रखना। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं धोखा से कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये ना इंसाफी होगी, क्योंकि ये बच्चों को याद रहने वाला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रख दिया गया, तो भैया इसका आंसर था 1969। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि 1969 इसमें ऑप्शन में था, विकिपीडिया में आप सर्च करोगे तो 1968 भी मिलता है, लेकिन सबसे अच्छी बात कि इसमें ऑप्शन में 1968 था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपन 1969 लगा दिए, क्योंकि विकिपीडिया में सभी जगह 1968 लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह 1969 भी मिलता है। ठीक है, इसलिए 1969, रेलवे ने भी इसका आंसर की मैं 1969 माना था। अगला सवाल है दोस्तों, और आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको इतिहास अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यदि आज मैं आपको इसका आंसर बता भी दूंगा तो ऐसा नहीं है कि यही सवाल एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। डिटेल मतलब यह दोस्तों कि अपन को किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है, एक ऊपर हल्का ज्ञान लेके चलना है, एक समझ विकसित करना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको, ये सबसे टफ क्वेश्चन मानता हूं मैं इससे एग्जाम का, इस शिफ्ट का। ठीक है,
तो इसके लिए दोस्तों याद रखना है कि इसमें सबसे लंबा साम्राज्य था राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, जब इतिहास आप डिटेल से पढ़ोगे ना तो ये सब सनन याद रखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप माइंड में क्रिएट हो जाती है पिक्चर कि कौन सा वंश कब से कब तक चला, सब समझ में आने लगता है। अच्छा, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट था। पाल वंश का कौन था? गोपाल था। सेन वंश का कौन था? सामंत सेन था। राष्ट्रकूट वंश का कौन सा? दंती दुर्ग था। ठीक है, या दंती दुर्ग या दंती बर्मन भी इसका नाम मिलता है। तो दोस्तों ये होगा 18 क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, कुछ सीखने को मिला होगा, और तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल में पहली बार आए होगे और रेलवे में पुलिस कांस्टेबल बनना होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको पूरा लगातार पढ़ाऊंगा दोस्तों, और इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक ज्ञान दूंगा। ठीक है, आपको अब डेली 2 वीडियो देने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों तो मेरा भी मन नहीं होता, मैं भी वीडियो नहीं बनाता। इसलिए आप सपोर्ट करोगे तो मेरा भी मन होगा, मैं भी वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको डेली 2 वीडियो दूंगा, एक टॉपिक वाइज देने की कोशिश करूंगा और एक दोस्तों का करूंगा आपको ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए दोस्तों, आज हमने 18 क्वेश्चन नहीं किए हैं, हमने कम से कम 90 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने कम से कम आपको 5 पॉइंट बताया हूँ। ठीक है, तो याद रखना 20 मिनट में अगर आपको 90 क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है दोस्तों। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।